हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। और हम लोग फिर से झारखंड के जो आगे क्लासेस है वो लोग जारी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण। वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण बोला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972। कितना अधिनियम? 1972 अधिनियम। वही अगर वन्य जीव एवं वन्य विषय संविधान का समवर्ती सूची में शामिल है। वन्य जीव एवं वन्य विषय संविधान का समवर्ती सूची में क्या है? शामिल है। वर्ष 1969 में बाघ का भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कर दिया गया? घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया? तो वर्ष 1969 में। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई। कितने दिन की अवधि के लिए? 10 वर्ष की अवधि के लिए क्या शुरुआत की गई? वन्यजीव प्रबंधन योजना। हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1972 में। वन्य जीव भारत में जो बाघ का जो राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया? तो 1969 में। और झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में कौन कौन से जिले में कौन कौन से अभयारण्य हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है सबसे पहले तिलैया पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो तिलैया में। कोडरमा, देखिए कोडरमा इस जगह पे है। तो कोडरमा में जो आपका पड़ता है वो कोडरमा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य है ना। सवाल इससे पूछता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, कौन से जिले में है? तो कोडरमा में। और कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा से पता चल जाएगा कि कोडरमा में ही है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा से सटा हुआ तिलैया है, तो ये कोडरमा में आएगा। नेक्स्ट हमारा है गिरिडीह। नेक्स्ट हमारा क्या है? गिरिडीह में कौन सा है? पारसनाथ अभयारण्य। गिरिडीह में कौन सा है? पारसनाथ अभयारण्य। साहेबगंज में हमारा क्या है? उधवा झील पक्षी विहार अभयारण्य जो है हमारा किस में? तो साहेबगंज में। नेक्स्ट हमारा धनबाद में। तो धनबाद में कौन सा अभयारण्य है? तो धनबाद में हमारा तोपचाची अभयारण्य है। धनबाद में कौन सा अभयारण्य? तोपचाची अभयारण्य। अगर बात किया जाए बोकारो का, तो बोकारो में कौन सा अभयारण्य है? तो बोकारो में तेनूघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पे है? बोकारो में। कौन कौन से अभयारण्य है? तेनूघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पे है? बोकारो में। नेक्स्ट हमारा पूर्वी सिंहभूम में जो है वो दलमा अभयारण्य है। पूर्वी सिंहभूम में कौन सा अभयारण्य है? तो दलमा अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। ईचागढ़ पक्षी विहार अभयारण्य सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट हमारा चतरा में है। चतरा में आपका लावालौंग अभयारण्य कहाँ पे है? चतरा में। हजारीबाग में आपका हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग में कौन सा अभयारण्य है? तो हजारीबाग अभयारण्य। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू अभयारण्य, महुआ टांड अभयारण्य ये सब कहाँ है? लातेहार में। सबसे ज़्यादा अभयारण्य कहाँ पे है? तो लातेहार में है। देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लातेहार में है। पलामू अभयारण्य और महुआ डांड अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य एसआई में पूछा हुआ था कि महुआ डांड अभयारण्य
कौन सा जिले में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में, पलामू अभयारण्य लातेहार में। पलामू अभयारण्य तो पलामू में नहीं होगा, लातेहार में है। और महुआ डांड अभयारण्य लातेहार में। नेक्स्ट आपका है गुमला में जो आपका है पालकोट अभयारण्य है। गुमला में कौन सा अभयारण्य है? पालकोट अभयारण्य। गुमला में पालकोट अभयारण्य। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कोडरमा में आपका कोडरमा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा अभयारण्य है? कोडरमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य। तिलैया पक्षी विहार भी कहाँ पे है? कोडरमा में है। गिरिडीह में आपका पारसनाथ अभयारण्य। गिरिडीह में कौन सा अभयारण्य? पारसनाथ। साहेबगंज में उधवा झील पक्षी विहार जो है आपका साहेबगंज में है। धनबाद में आपका तोपचांची अभयारण्य। धनबाद में कौन सा अभयारण्य? तोपचांची। बोकारो में तेनू घाट पक्षी विहार अभयारण्य, चंद्रपुरा पक्षी विहार अभयारण्य। ये कहाँ पे? तेनू घाट और चंद्रपुरा कहाँ पे? तो बोकारो में। पूर्वी सिंहभूम में आपका दलमा अभयारण्य। पूर्वी सिंहभूम में कौन सा अभयारण्य है? दलमा अभयारण्य। सरायकेला खरसावां की अगर बात करें तो सरायकेला खरसावां में कौन सा? ईचागढ़ पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में। गुमला में आपका पालकोट अभयारण्य। गुमला में कौन सा अभयारण्य है? पालकोट अभयारण्य। अगर लातेहार की बात किया जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में। पलामू अभयारण्य लातेहार में। महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे? लातेहार में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों को इसको ध्यान रखना। लातेहार में कौन कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू अभयारण्य और महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे? लातेहार में। हजारीबाग अभयारण्य है। चतरा में लवालोंग अभयारण्य। चतरा में कौन सा है? लवालोंग अभयारण्य। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो झारखंड में देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस नोट में करके लिखा हुआ कि झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो धनबाद में। धनबाद में क्या है? गर्म पानी का तालाब कौन सा जिले में है? तो धनबाद में। एसआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। झारखंड में एक राष्ट्रीय तथा कुल 11 वन्य अभयारण्य है। झारखंड में कितने? एक राष्ट्रीय अभयारण्य है और कुल 11 वन्य अभयारण्य है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो एक राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो लातेहार में है। बोला कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986। ये डेटा को याद करना होगा। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना, पूरे विश्व की बात है, विश्व में जो है वो सर्वप्रथम बाघों की गणना कब हुआ था? वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। 1932 में ये विश्व में प्रथम जो बाघों का गणना हुआ था 1932 में होता। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 से 74 ईस्वी में। 1973 से 74 ईस्वी में। और अगर बेतला राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ? फैला हुआ है। 231.67 वर्ग किलोमीटर में। प्रथम गज अभयारण्य जो है वो सिंहभूम में है। प्रथम गज अभयारण्य कहाँ है? सिंहभूम में। नेक्स्ट हमारा है पलामू अभयारण्य जो लातेहार में। पलामू अभयारण्य कहाँ पे है? लातेहार में। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो पलामू अभयारण्य जो कहाँ पे है? लातेहार में। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 में हुई। ये एसआई का पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल 794 वर्ग किलोमीटर है। 794 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू अभयारण्य
और इसकी जो स्थापना है वो 1976 में, 1976 में। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 794 वर्ग किलोमीटर, 794 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है दलमा अभयारण्य, जो पूर्वी सिंहभूम में। दलमा अभयारण्य कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। 1976 में आपका कौन सा स्थापना हुई थी? तो दलमा अभयारण्य की स्थापना हुई थी। और दूसरा पलामू अभयारण्य की, जो सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्षेत्रफल अगर इसकी बात किया जाए तो क्षेत्रफल इसका क्या है? 193 वर्ग किलोमीटर, 193 वर्ग किलोमीटर। दलमा अभयारण्य से राज्य में 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। देखिए, जो दलमा अभयारण्य जो है, इसका स्थापना तो 1976 में हुआ था। इसकी क्षेत्रफल कितना है? 193 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दलमा अभयारण्य में से राज्य में जो 1992 में क्या हुआ? हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल रहा है कि हाथी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। दलमा अभयारण्य के मध्य से स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। देखिए, मान लीजिए कि ये दलमा अभयारण्य आपका है, ये क्या है? दलमा अभयारण्य, ये दलमा अभयारण्य है ना। तो इसके बीच से क्या गुजरी है? स्वर्णरेखा नदी। इसके बीच से क्या गुजरती है? स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट हमारा है महुआ डांड अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे है? तो लातेहार में। महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे? लातेहार में। इसका भी स्थापना कब हुआ? 1976 में। देखिए, 1976 में किन किन का स्थापना हुआ? तो महुआ डांड अभयारण्य का 1976 में स्थापना हुआ, दलमा अभयारण्य का 1976 में स्थापना हुआ, और आपका कौन सा? पलामू अभयारण्य का भी 1976 में स्थापना हुआ। पलामू अभयारण्य का 1976 में हुआ था। दलमा का भी कब हुआ था? तो 1976 में। और आपका महुआ डांड अभयारण्य का भी कब हुआ था? तो 1976 में स्थापना हुआ था। महुआ डांड अभयारण्य जो है वो 1976 में स्थापना हुआ, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 63 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 63 वर्ग किलोमीटर। और यह जो अभयारण्य है वो किसके लिए है? तो भेड़ियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभयारण्य था वो हाथी परियोजना शुरुआत हुई थी, और महुआ डांड अभयारण्य में क्या हुआ? भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डांड अभयारण्य कहाँ पे है? तो लातेहार में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। नेक्स्ट हमारा है तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची अभयारण्य, तोपचाची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में। इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.75 वर्ग किलोमीटर, 8.75 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील है। इस अभयारण्य के बीच में क्या है? हरी पहाड़ी नामक झील है। हरी पहाड़ी नामक जो झील है वो किस अभयारण्य के बीच में है? तो तोपचाची अभयारण्य के बीच में क्या है? हरी पहाड़ी नामक झील है। नेक्स्ट हमारा उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार जो है वो कहाँ पे है? तो साहेबगंज में है, साहेबगंज में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 6 वर्ग किलोमीटर है, 6 वर्ग किलोमीटर। उधवा पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उधवा पक्षी विहार जो प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। साहेबगंज स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर नेचर क्लब, क्या है? नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। साहेबगंज स्थित राजमहल पहाड़ियों पर क्या किया है? नेचर क्लब की स्थापना द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है हजारीबाग अभयारण्य। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी।
और ये जो है 186 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग अभयारण्य के क्षेत्रफल कितना है तो 186 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कहाँ पे पड़ता है, कोडरमा में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे, कोडरमा में। इसका जो स्थापना 1976 में ही हुआ और ये 181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लावालौंग अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य जो है वो आपका चतरा में है और इसका जो स्थापना 1978 में हुआ है और ये 207 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। 207 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है तो गिरिडीह में है। इसका स्थापना 1981 में हुआ है। कब हुआ है, 1981 में। और इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्रफल जो है 50 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 50 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है तो 1985 में हुआ है। कब हुआ है तो 1985 में, 1985 में कोडरमा अभयारण्य। इसका अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 177 वर्ग किलोमीटर में क्या है, इसका क्षेत्रफल है। वही अगर नेक्स्ट अभयारण्य की बात करें तो पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य कहाँ है, गुमला में। इसकी स्थापना जो हुआ है 1990 में, 1990 में। और इसकी जो क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 182 वर्ग किलोमीटर में क्या इसका क्षेत्रफल है। बात किया जाए अगर फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि झारखंड में एक राष्ट्रीय और कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है। पहले एक राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में है और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना 1986 में हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जो गणना हुई है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो 1932 में हुआ था। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से 74 में इसमें किया गया और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। नेक्स्ट हमारा पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य कहाँ पे तो लातेहार में। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा, पलामू अभयारण्य। इसका जो स्थापना 1976 में हुआ। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 794 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य कहाँ है तो पूर्वी सिंहभूम में है। इसका स्थापना भी 1976 में हुआ है ना। ये जो SI जो लिखा हुआ स्टार लगा के ये क्वेश्चंस पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उससे पहले भी पूछा हुआ है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ SI में ही पूछा हुआ है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछेगा। अगर क्षेत्रफल इसकी बात किया जाए तो 193 वर्ग किलोमीटर। दलमा अभयारण्य से राज्य में 1992 में क्या हुआ, हाथी परियोजना की प्रारंभ हुआ। हाथी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ तो 1992 में। और कौन सा अभयारण्य से तो दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य कौन सा जिले में है तो पूर्वी सिंहभूम में। और दलमा अभयारण्य के मध्य से, दलमा अभयारण्य के मध्य से क्या गुजरी है, स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है महुआ डांड अभयारण्य, लातेहार। महुआ डांड अभयारण्य का स्थापना 1976 में हुआ है ना। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 63 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है तो लातेहार में। यह अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है तो भेड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में। इसका स्थापना 1978 में हुआ। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8.75 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। इस अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक क्या झील है। तोपचाची अभयारण्य के बीच में कौन सा है तो हरी पहाड़ी नामक झील है। नेक्स्ट हमारा है उधवा पक्षी विहार जो साहेबगंज में पड़ता है। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 6 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। उधवा पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा हजारीबाग अभयारण्य है जिसका स्थापना 1976 में हुआ। और वर्ग किलोमीटर की बात करें, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 186 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो कोडरमा में है। इसका अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसका भी स्थापना 1976 में हुआ। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 121 वर्ग किलोमीटर में इसकी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा है लावालौंग अभयारण्य जो चतरा में है। और अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1978 में है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 207 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हो।
नेक्स्ट हमारा है पारसनाथ अभयारण्य जो गिरिडीह में है और इसका स्थापना 1981 में हुआ। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा कोडरमा अभयारण्य जो कोडरमा में है, इसकी स्थापना 1985 में हुआ है और अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 177 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पालकोट अभयारण्य गुमला में है। पालकोट अभयारण्य का है गुमला में, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1990 में और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 182 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अन्य जैविक उद्यान पक्षी विहार एवं पार्क है ना। नेक्स्ट अब है यहाँ पे हमारा बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे, इसका स्थापना तो सबसे पहले 1954 में हुआ और ये ओरमांझी के रांची में है। इसको चिड़िया खाना बोलते हैं, ओरमांझी के रांची में है और इसका स्थापना कब हुआ है तो 1954 में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है तो मुत्ता, मुत्ता मतलब रांची एक जगह है, वहाँ पे इसका स्थापना कब हुआ तो 1987 में। 1987 में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है वो हमारा बोकारो में है। कहाँ पे है, बोकारो में। बिरसा मृग विहार जो है, बिरसा मृग विहार कहाँ, कालामाटी खूंटी में। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में। गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है हमारा है वो गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है तो ओरमांझी रांची में है। बायोलॉजिकल पार्क जो है वो चकला और मांझी में है। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, चकला और मांझी में है। नेक्स्ट हमारा जो है वो दीनदयाल पार्क कहाँ पे है तो दीनदयाल पार्क रांची में है। नक्षत्र वन कहाँ है तो नक्षत्र वन भी रांची में है। श्री कृष्णा पार्क अगर की बात करें तो वो भी रांची में पड़ता है। सिद्धू कान्हू पार्क है वो रांची और दुमका दोनों जगह है। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, रांची में भी और दुमका में भी। सृष्टि उद्यान जो है वो सृष्टि उद्यान हमारा कहाँ है तो सृष्टि उद्यान हमारा दुमका में है। घोड़बंदा थीम पार्क जो है, घोड़बंदा थीम पार्क कहाँ पे पड़ता है तो जमशेदपुर में है। अंबेडकर पार्क की अगर बात करें तो अंबेडकर का हमारा सिल्ली में है। सिल्ली रांची जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा अगर राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य की बात करें तो वो साहेबगंज में है। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ पे है, साहेबगंज में। नेक्स्ट हमारा है राज्य के पर्यावरणीय संबंधित तथ्य। पर्यावरण प्रदूषण के लक्षण तथा प्रभाव। पर्यावरण के प्रदूषण तथा लक्षण, प्रदूषण तथा लक्षण का क्या है प्रभाव। बोला जंगलों की अंधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन की मात्रा में क्या कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। जंगल के अंधाधुंध कटाई के कारण से क्या ऑक्सीजन की मात्रा में कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के 2017 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण के मामले में देवघर की स्थिति सबसे खराब रही है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार है ना, वनावरण के मामले में क्या हुआ है कि देवघर की स्थिति सबसे खराब, मतलब सबसे ज़्यादा वन की कटाई कौन से ज़िले में हुई, तो देवघर में हुई है। प्रभाव कम करने के लिए किए जा रहे उपाय, कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं कि इस प्रभाव को कम किया जाए। प्रकृति पर्व कर्मा, देखिए प्रकृति पर्व कर्मा हमारे झारखंड राज्य में कर्मा का एक पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व है, जो वृक्ष का पूजा किया जाता है। कर्मा वृक्ष का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है और ये भादों के महीने में होता है, बरसात के भादों के महीने में इसका किया जाता है। तो बताए प्रकृति पर्व कर्मा प्रजाति के वृक्षों का बृहद स्तर पर क्या वृक्षारोपण, प्रजाति पर बृहद स्तर पर क्या वृक्षारोपण, मतलब कि कर्मा पर्व जो पेड़ है, कर्मा वृक्ष जो है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे देखें, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है
एमपी के तहत धनबाद में 3, जमशेदपुर में 2, रांची, झरिया, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में एक एक स्टेशन पर वायु की मॉनिटरिंग की जाएगी। बोला है कि नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत धनबाद में कितने, तो धनबाद में 3, जमशेदपुर में 2 और रांची, झरिया, सरायकेला और आपका पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, एक एक स्टेशन वायु की मॉनिटरिंग किया जाएगा। मतलब कि वायु एक स्टेशन बनाया जाएगा, उसमें वायु का जो नाप होता है कि कितना मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये है, तो इसके लिए क्या एक स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जमशेदपुर और चास को वर्ष 2017 में पूरे भारत में क्या किया गया है, स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर और चास कहाँ है, बोकारो में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। तो वर्ष 2017 में पूरे भारत में स्वच्छतम शहर के रूप में क्या किया गया है, इसका सम्मानित किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने का उपाय, जलवायु परिवर्तन से क्या निपटने का उपाय। बोला राज्य का सरायकेला खरसावां जिला सबसे संवेदनशील है। वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC है ना के प्रकाशित रिपोर्ट में देखिए बोला है कि राज्य में जो राज्य का जो सरायकेला खरसावां जिला है वो सबसे खराब है, ये उसमें संवेदनशील है। 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना इतना के तहत क्या हुआ, प्रकाशित है। मुख्यमंत्री जन वन योजना 2015 द्वारा निजी भूमि पर क्या वृक्षारोपण का प्रोत्साहन किया गया। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत क्या हुआ कि निजी भूमि पर क्या हुआ है, वृक्षारोपण का प्रोत्साहन किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है झारखंड में प्रभावित होने वाले नदियों को प्रवाह प्रणाली, कौन कौन से प्रणाली से प्रभावित। पूरब की ओर देखिए, ये मान लेते हैं कि ये आपका उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारा मान लीजिए झारखंड का ये दिशा है। तो बोला है कि पूरब की ओर है ना, तो पूरब ये है, मतलब ये इस और पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पूरब की ओर। तो पूरब की ओर जो प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, मतलब इस दिशा की ओर, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वो नदियाँ हमारे हैं दामोदर नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी, अजय, बौसलोई, ब्राह्मणी और गुमानी। दामोदर, बराकर, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, बौसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी और गुमानी नदी, ये सब नदी क्या हैं, तो ये सब नदियां जो हैं वो पूरब की ओर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब कि पूरब की ओर बहने वाली ये नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर की ओर बहने वाली या उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उत्तर हमारा कौन सा है, तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा इस नदी, मतलब ये साइड, ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, तो उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, चानन, कनहर, लीलाजन, सकरी, मोहना और किऊल, ये सब नदियाँ क्या हैं, उत्तर की ओर, मतलब इस की ओर बहने वाली नदियाँ। उत्तर की ओर, झारखंड के उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन है, तो सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन, फल्गु, चानन, कनहर, लीलाजन, सकरी, मोहना और किऊल, ये सब नदियाँ क्या हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट हमारा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सा है, तो दक्षिण हमारा नीचे है, मतलब इस ओर बहने वाली नदियाँ। दक्षिण की ओर, झारखंड के दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है, तो हमारा दक्षिण को नदी बहने वाली नदी शंख नदी है, दक्षिणी कोयल है ना, कारो और स्वर्णरेखा। शंख नदी,
दक्षिणी कोयल नदी, कारो और स्वर्ण रेखा, ये सब नदियाँ क्या हैं? ये सब नदियाँ क्या हैं? दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा है दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, अब हम लोग एक एक करके नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा टोरी, लातेहार के टोरी स्थान से हुआ है, जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। आप दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो टोरी, लातेहार। अफवा क्षेत्र की अगर बात करें तो अफवा क्षेत्र मतलब किन किन क्षेत्र में नदियाँ प्रभावित होती है, बहती है? तो चतरा, लातेहार से तो निकलती ही है, लातेहार से निकलने के बाद कहाँ जाती है? चतरा के बाद हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। लातेहार से निकल के चतरा आती है, हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो और धनबाद और फिर कहाँ जाके मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो कुल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर। अगर झारखंड में इसकी लंबाई बात किया जाए तो 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। सहायक नदी की अगर बात करें तो सहायक नदी की अगर बात करें दामोदर नदी की, तो बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया, कटरी, भेड़ा इत्यादि ये सब क्या है? सहायक नदी है। बोकारो, बराकर, कोनार, जमुनिया, कटरी, भेड़ा ये सब क्या है? सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है। अय्यर बांध जो है, अय्यर बांध किस नदी के किनारे, किस नदी पर बनाया गया है? तो अय्यर बांध दामोदर नदी के पर बनाया गया है। अगर दामोदर नदी का उपनाम किन किन नामों से इनको जाना जाता है तो देव नदी इन्हीं को कहते हैं और बंगाल का शौक भी इन्हीं के कहते हैं। देव नदी दामोदर नदी को कहते हैं, बंगाल का शौक भी दामोदर नदी को ही कहते हैं। अगर झारखंड के सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे गहरी और सबसे प्रदूषित नदी अगर है तो कोई है तो दामोदर नदी। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। कौन सी नदी पर? दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे? तो दामोदर नदी पर ही। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं सबसे प्रदूषित नदी है। यह झारखंड की क्या है? सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नेक्स्ट हमारा है बराकर नदी। बराकर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा कहाँ है? पद्मा, हजारीबाग। पूछा हुआ एसआई में, पद्मा, हजारीबाग। इसकी कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो 225 किलोमीटर, 200 कितना है? 25 किलोमीटर। सहायक नदी की अगर बात करें तो उसरी नदी और बसरोती नदी बराकर नदी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर मैथन बांध बनाया गया। मैथन बांध कहाँ, किस में बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। और किस परियोजना के तहत? तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना के तहत। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है। बराकर नदी जो है उसका जो उल्लेख है वो बौद्ध और जैन ग्रंथियों से क्या है? मिलता है। नेक्स्ट हमारा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है ना, पहले लोग इसमें बोलते थे कि स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सोने की मात्रा मिलता था, सोने मिला करते थे इस नदी में। उद्गम स्थल की अगर बात किया जाए तो नगड़ी, रांची है ना, जो नगड़ी रांची। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो रांची, जमशेदपुर। कुल लंबाई अगर इसका बात किया जाए तो 474, किसी किसी बुक में आपका 470 दिया गया है, लेकिन 474-70 के ही आसपास डेटा दिया रहेगा।
सोनरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नगरी रांची में है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो रांची और जमशेदपुर। कुल लंबाई इसका 474। सहायक नदियों की अगर बात करें सोनरेखा नदी के, तो सहायक नदियाँ जो हैं वो काकरो है, कांची है, जमरू है, खरकई है, राडू है, संजय है। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब ये होता है कि उसको बहने में जो सहायक करिए जी, या जो नदी उस नदी में क्या हो जाके मिल जाए, है ना, कुछ कुछ पार्ट उसका क्या हो जाए, मिल जाए, उसको बहने में जो सहायक मदद करे उसको क्या होता है, सहायक नदियाँ। इस नदी के रेत में क्या, सोना पाया जाता है। इस नदी के रेत में, सोन नदी के रेत में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, सोनरेखा नदी। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी सोनरेखा नदी ही है। नेक्स्ट आपका मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है। कहाँ से है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो घोवाई, टिपरा, भामरी, ये सब क्या है, मयूराक्षी नदी का सहायक नदी है। झारखंड की एकमात्र एकमात्र नदी है। इस नदी के तट पर प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन के निकलेगा कि हिजला मेला का आयोजन कौन सी नदी के तट पर होता है, कौन सी नदी पर होता है। तो हमारा कौन सा नदी पर होता है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पर क्या होता है, हिजला मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, यह नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है, जबकि आगे बढ़कर भुरभुरी के साथ मिलकर मोर कहलाने लगती है। देखिए मयूराक्षी नदी जो है, जब ये आरंभ होती है, आरंभिक स्थान में क्या, मोतिहारी के नाम से जानी जाती है, जबकि आगे जब ये बढ़ती है तो भुरभुरी के साथ मिलकर क्या, मोर कहलाने लगती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो रांची का पठार मध्य भाग में है। कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो 260 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ की बात करें तो औरंगा और अमानत है। उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार का मध्य भाग, और कुल अगर लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर। सहायक नदी जो है वो औरंगा और अमानत है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी उद्गम स्थल की बात करें तो ये रांची के नगरी में है ना। सहायक नदियाँ इसका जो है वो कारो नदी है। कौन सी नदी है, कारो नदी। बोला कि यह नदी लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश कर जाती है, और अंत में क्या था, उड़ीसा में प्रवेश कर यह कौन सी नदी में मिल जाती है, तो शंख नदी में जाके मिल जाती है। यह नदी जो है वो लोहरदगा गुमला जिला से होते हुए कहाँ जाती है, सिंहभूम में प्रवेश करती है, और अंत में उड़ीसा में प्रवेश कर शंख नदी में जाके क्या कर जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे, दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ कहाँ है, तो दुमका में। क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सहायक नदी की अगर बात करें तो गुमरो और एरो। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ दुमका में, और सहायक नदी की बात करें तो गुमरो और एरो। तो ये सहायक नदी अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादातर उद्गम स्थल ही पूछता है, और एक यहाँ आपका था जो हिजला मेला के विषय में बात किया गया था कि हिजला मेला प्रसिद्ध कहाँ रहता था, मयूराक्षी में। नेक्स्ट आपका है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियाँ की अगर बात किया जाए तो उत्तरी कोयल नदी है। उपनाम की अगर बात करें तो सोनभद्रा और हिरण्यवाह इसका उपनाम है। यह नदी सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है, गढ़वा में प्रवेश करती है। यह नदी सर्वप्रथम प्रवेश गढ़वा में करती है। सोन नदी के अतिरिक्त
जितने भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ क्या हैं, बरसाती हैं। सोन नदी के अतिरिक्त जितने भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ क्या हैं, बरसाती नदियाँ हैं। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर जिले के बिहार में है। सहायक नदी की अगर बात करें तो पत्थरों और जयंती इसका क्या है, सहायक नदी है। उपनाम की अगर बात करें तो अजमावती और अजमती, ये सब क्या है, इसका उपनाम है। नेक्स्ट है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। फाल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सहायक नदी की अगर बात करें तो लीलाजन, निरंजना एवं मोहना, ये सब क्या है, इसका सहायक नदी है। फाल्गु नदी का अगर उपनाम की बात करें तो अंत्यशिला इसका क्या है, उपनाम है। इस नदी का केवल उद्गम जो है वो झारखंड राज्य में ही है। इस नदी का उद्गम जो है क्या है, केवल झारखंड राज्य में ही है। नेक्स्ट हमारा है सकरी नदी। सकरी नदी, सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार में है। सहायक नदी की अगर बात करें तो किऊल और मोहर है। इसका अगर उपनाम की बात करें तो सुमागधी है। सुमागधी इसका क्या है, उपनाम है। यह नदी मार्ग बदलने हेतु क्या है, कुख्यात है। यह नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए क्या है, कुख्यात है। नेक्स्ट हमारा है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, तो पलामू में। पास से पलामूर, पास से पुनपुन, पास से पलामूर, पास से पुनपुन। सहायक नदी दरधा और मोरहर, दरधा और मोरहर। उपनाम की अगर बात करें तो किक्कट, बमागधी, पवित्र नदी। किक्कट, बमागधी और पवित्र नदी इसका क्या उप नदियाँ हैं, उपनाम है। अन्य नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थल, अन्य नदियाँ और उसके उद्गम स्थल। शंख नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, चैनपुर गुमला में। औरंगा नदी की अगर बात किया जाए तो उसका जो उद्गम स्थल है वो रांची में है। अमानत नदी की अगर बात करें तो चतरा में है। ये एसआई के मेंस में पूछा हुआ है। बांसलोई नदी की अगर बात किया जाए तो बांसलोई नदी जो है वो बांस पहाड़ गोड्डा में है। गुमनामी नदी की जो उद्गम स्थल जो है वो राजमहल की पहाड़ी में है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है झारखंड में वो साहेबगंज। किऊल नदी जो है वो किऊल नदी हमारा कहाँ पे, गिरिडीह में है। और कांची नदी का जो उद्गम स्थल है वो तमाड़ रांची में है। रोरो नदी की अगर बात करें तो ये चाईबासा में है। रोरो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चाईबासा में। झारखंड में गंगा नदी संरक्षण हेतु राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। 20 फरवरी 2009 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची है। इसका मुख्यालय कहाँ है, रांची। और अगर इसका अध्यक्ष की बात करें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होंगे। झारखंड में गंगा नदी एकमात्र जिला कहाँ से गुजरा है, तो साहिबगंज से। झारखंड में गंगा नदी एकमात्र जिला साहिबगंज से क्या होकर करती है, ये गुजरती है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे की ओर क्लासेस देखते हैं। धन्यवाद।